आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज बारी है उर्दू के मशहूर तंज़ो मिज़ाह अफसाना निगार पतरस बुखारी की एक कहानी के हिस्से की। सुनिए मिर्जा की पुरानी साइकिल। इसे मैंने उनके मजमून मरहूम की याद में से लिया है। शुरू करते हैं। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डालें चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो बातचीत की जरूरत नहीं होती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी मजा ले सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं जमाने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि मैं जब किसी मोटर कार को देखूं तो मुझे जमाने की नासाजगारी का ख्याल जरूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्द गुबार मेरे फेफड़े, मेरे दिमाग, मेरे मेदे, मेरे तल्ली तक पहुंच जाए, तो मैं उस दिन घर आकर इल्मे कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने एमए में पढ़ी थी और इस गरज से उसे पढ़ने लगता हूं कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। तो खैर, मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्जा साहब ने कुछ तवज्जो ना की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा साहब से कहा, मिर्जा साहब, हम में और जानवरों में क्या फर्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? बोले, बोलो। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं। कम से कम मुझ में और जानवरों में तो कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम इसमें कमी निकालोगे और तुम बहुत तेज हो कमी निकालने में, कि कह दोगे कि भाई जानवर तो जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते, उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं है। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इससे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? बोलो, है कुछ? है तो कहो। बस चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कह सकते। मैं जब से पैदल हुआ हूं उस दिन से पैदल चल रहा हूं। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेपरवाही पर रोने का दिल चाहता था। मैंने अजहद हिकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा। गोया कि मैं जो अपनी तकलीफ बयान कर रहा हूं वो महज ख्याली है, यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो बात ही नहीं है। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा, देखो मैं अब क्या करता हूं। मैं कुर्सी से झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया और मैंने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मिर्जा, मैं एक मोटर कार खरीदने वाला हूं। और ये कहकर मैं बड़े स्टाइल से दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्जा बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने वाले हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? एक मोटर कार खरीदने वाला हूं। मोटर कार समझते हो? एक ऐसी मोटर गाड़ी जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं, लेकिन क्योंकि तुम जरा कुंद जहन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मिर्जा बोले, अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर के बाद मिर्जा बोले, मैंने सोचा कि असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रौब पड़ रहा है। मैं चाहता था कि मिर्जा कुछ बोले, लेकिन मिर्जा ने फिर कहा, मैंने कहा, मिर्जा, जहां तक मुझे मालूम है कि तुमने स्कूल और कॉलेज और घर पर 2-3 जबानें सीखी हैं, इसके अलावा तुम्हें कुछ ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज या शरीफ घरानों में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारे मुंह से से ज्यादा कुछ निकल नहीं रहा है। तुम जलते हो मुझसे। मिर्जा बोले, नहीं ये बात तो नहीं है, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। तुमने कहा कि मैं एक मोटर कार खरीदने वाला हूं, तो भैया खरीदना तो एक ऐसा काम है कि जिसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत होती है। चलो वगैरह का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा, रुपए का कहां से करोगे? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कोई कीमती चीज बेच सकता हूं। जैसे एक तो मैं ये सिगरेट केस बेच डालूंगा।
यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। इस जमाने में ऐसी शराफत और नेक नीयति भला कहां देखने को मिलती है। मैंने कुर्सी सरकाकर मिर्जा के पास कर ली। समझ में नहीं आया कि शुक्रिया का इजहार कैसे करूं। मैंने कहा, मिर्जा, सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी और बेअदबी के लिए माफी मांगता हूं जो अभी भी मैंने तुम्हारे साथ किया। दूसरा ये कि आज तुम्हारे सामने एक सच्चाई बयान करना चाहता हूं। मैं हमेशा से तुमको हद, कमीना, मक्कार, खुदगर्ज और चालाक इंसान समझता रहा हूं। देखो, नाराज मत होना, इंसान से गलती हो जाती, लेकिन आज तुमने अपनी शराफत और दोस्त परवरी का सबूत दिया है और मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना गलत था। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में आंसू भर रहे। मिर्जा साहब कहने लगे, वाह, इसमें मेरी फयाजी क्या हुई? अरे मेरे पास एक बाइसिकल है, जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए। मैंने कहा, मिर्जा, मुफ्त में तो मैं नहीं लूंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मिर्जा कहने लगे, बस इसी बात से मैं डरता था। तुम इमोशनल इतने हो कि किसी का एहसान लेना गवारा नहीं करते। हालांकि खुदा गवाह है, एहसान इसमें कोई है नहीं। मैंने कहा, खैर कुछ भी सही, लेकिन तुम सचमुच मुझे इसकी कीमत बता दो। मिर्जा बोले, कीमत का जिक्र करके तुम मुझे कांटों में मत घसीटो भाई। वैसे भी जिस कीमत पर मैंने खरीदी थी वो तो बहुत ज्यादा थी और अब तो वो इतने की रही भी नहीं। तुमने कितने की खरीदी थी? मैंने तो बहुत महंगी ली थी, लेकिन उस जमाने में बाइसिकल का रिवाज जरा कम था, इसलिए कीमतें जरा ज्यादा थी। ये सुनकर मैं जरा चौंका। रिवाज कम था? मैंने कहा, क्या बहुत पुरानी है? बोले, नहीं, ऐसी भी क्या पुरानी, मेरा लड़का उस पर कॉलेज आया जाया करता था और अभी कॉलेज छोड़े उसे 2 साल भी नहीं हुए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आजकल की बाइसिकलों से थोड़ी मुख्तलिफ तो है। आजकल की बाइसिकलें टीन की बनती हैं, जिन्हें कॉलेज के सिर भरे लड़के सस्ती समझकर खरीद लेते हैं। पुरानी बाइसिकलों के ढांचे जो है वो मजबूत हुआ करते थे। मगर मिर्जा, 250 रुपए तो मैं हरगिज नहीं दे सकता, इतना मेरे पास कहां से आए? मैं तो इसकी आधी कीमत भी नहीं दे सकता। मिर्जा कहने लगे, तो मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूँ। पहली बात तो मैं कीमत लेने नहीं चाहता, लेकिन नहीं मिर्जा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा, तुम यूं करो, मैं तुम्हारी जेब में कुछ रुपए डाल देता हूँ, तुम घर जाकर गिन लेना। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भेज देना, वरना रुपए वापस कर देना। अब यहाँ बैठकर मैं तुमसे सौदा चुकाऊं, ये तो कुछ दुकानदारों सी बात मालूम होती है। मिर्जा बोले, भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब भी यही कहता हूं कि कीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मानोगे नहीं। अब मैं उठकर अंदर कमरे में आया पैसे लेने के लिए। मैंने सोचा कि इस्तेमाल की हुई चीज की लोग आमतौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्जा से कहा कि मिर्जा, मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्जा ने इस पर एतराज नहीं किया। वो बेचारा तो बल्कि यही कहता रहा कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मुफ्त में कैसे ले लूं? आखिर बाइसिकल है, एक सवारी है। तो फिर बक्सा खोला तो मालूम हुआ कि कुल 46 रुपए हैं। 46 रुपए तो कुछ ठीक रकम नहीं है। 45 या 50 हो तब भी बात है, 50 तो हो नहीं सकते। और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों ना दिए जाएं? जिन रकमों के आखिर में 0 होता है वो रकमें कुछ ज्यादा ठीक मालूम होती हैं। बस ठीक है, 40 रुपए दे दूंगा, खुदा करे मिर्जा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपए मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्जा की जेब में डाल दिए और कहा, मिर्जा देखो मिर्जा, इसको कीमत ना समझना, लेकिन अगर तुम अपने गरीब दोस्त की ये छोटी सी कीमत मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम ना हो तो कल साइकिल भिजवा देना। मिर्जा चलने लगे तो मैंने फिर कहा, मिर्जा कल सुबह भिजवा देना, हाँ, रुखसत होने से पहले। मैंने फिर से कहा, कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, हाँ, देर ना करना, हाँ, खुदा हाफिज। और देखो मिर्जा, मेरे थोड़े से रुपयों को ना ज्यादा समझना, खुदा हाफिज। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी गुस्ताखी को ना माफ कर देना। देखो ना, मैं कभी कभी यूं ही बेतकल्लुफी में बातें नहीं कर। अच्छा सुनो, कल सुबह 8-9 बजे तक, हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, मिर्जा कहने लगे। अच्छा सुनो, जरा उसे ना झाड़ पोंछ लेना और तेल वगैरह डलवा देना। मेरे नौकर को फुर्सत हुई तो वो खुद ही डलवा देगा, वरना तुम खुद ही डलवा लेना। मैंने कहा, हाँ वो सब तो हो जाएगा, तुम कल भेज जरूर देना, हाँ, देखना 8 बजे से पहले या 7:30 तक ही पहुंच जाए तो और अच्छा, हाँ, खुदा हाफिज। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सैर करने के प्रोग्राम बनाता रहा। ये इरादा कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आसपास की तमाम मशहूर हिस्टोरिकल इमारत और खंडरों को फिर से देख डालूंगा।
इसके बाद अगली गर्मी के मौसम में हो सका तो बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा और सुबह सुबह की हवा खाने के लिए हर रोज नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ शफाफ सतह पर हल्के हल्के खामोशी के साथ हाथी दांत की एक गेंद की तरह गुजर जाऊंगा। डूबते हुए सूरज की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा लगेगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। मुस्कुराहट मेरे होठों पर खेल रही थी। दिल चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और उस वक्त मिर्जा को गले लगा लूं। रात को भी ख्वाब में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठने के साथ ही नौकर ने यह खुशखबरी सुनाई कि हुजूर, वो बाइसिकल आ गई है। मैंने कहा, इतने सवेरे? नौकर ने कहा, वो तो रात ही में आ गई थी, आप सो रहे थे तो मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। और साथ ही मिर्जा साहब का आदमी ये पेंच कसने का एक औजार भी दे गया है। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा साहब ने बाइसिकल भिजवाने में इस कदर जल्दबाजी से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी निहायत शरीफ हैं और पैसे ले ही लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोकते। नौकर से कहा, देखो ये औजार तो यहीं छोड़ जाओ और देखो बाइसिकल को ना किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो और ये मोड़ पर जो बाइसिकल वाला बैठता है ना, उससे जाकर बाइसिकल में डालने का तेल लेकर आओ। और देखो, अबे भागा कहाँ जा रहा है, अभी हम जरूरी बात बता रहे हैं। बाइसिकल वाले से तेल की एक कुप्पी भी ले आना और जहां जहां तेल देने की जगह है वहां तेल दे देना। और बाइसिकल वाले से कहना कि कोई घटिया सा तेल ना दे दे जिससे तमाम पुर्जे ही खराब हो जाए। बाइसिकल के पुर्जे बहुत नाजुक होते हैं। और बाइसिकल बाहर निकाल कर रखो, अभी हम कपड़े पहन कर आते हैं, हम जरा सैर को जा रहे हैं। और देखो साफ कर देना, हाँ, बहुत जोर जोर से कपड़ा मत रगड़ना, बाइसिकल की पॉलिश निकल सकती है। जल्दी जल्दी चाय पी, बाथरूम में बड़े जोशो खरोश के साथ गाना गाते हुए नहाया। इसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर आए। बरामदे में आए तो बरामदे के साथ ही एक अजीबो गरीब मशीन पर नजर पड़ी। ठीक तरह से पहचान नहीं सके कि ये क्या चीज है। नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या चीज है? नौकर बोला, हुजूर ये बाइसिकल है। बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? मिर्जा साहब ने भिजवाई ना आपके लिए। हैं? और जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहां गई? यही तो है। मैंने कहा, क्या बकता है? जो बाइसिकल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी वो बाइसिकल यही है? जी हां। मैंने कहा, अच्छा। और फिर उसको देखने लगा। उसको साफ क्यों नहीं किया था? अरे हुजूर, उसको 2-3 बार साफ किया है। तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, तेल लाए थे? हाँ हुजूर, लाया हूं ना। दिया तेल? हुजूर, वो तेल देने के जो छेद होते हैं ना, वो मिल नहीं रहे हैं। क्यों? हुजूर, वो रिम पर जो है मैल और जंग जमा है, तो वो सुराख कहीं बीच में ही दबदबा गए हैं। धीरे धीरे मैं उस चीज के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा था। उसके पुर्जों पर गैर किया तो इतना तो साबित हो गया कि बाइसिकल है, लेकिन यह साफ जाहिर था कि हल और चरखा और इस तरह की चीजों की इजाद होने से पहले की बनी हुई है। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उसमें सुराख बंद थे। नौकर बोला, हुजूर, वो तेल तो सब इधर उधर बह जाता, बीच में तो जाता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, ऊपर ऊपर से ही डाल दो, वो भी फायदेमंद होता है। आखिरकार मैं बाइसिकल पर सवार हुआ। पहला ही पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटखा चटखा कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी सी ढलान थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है। और साथ ही अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की आवाजें बरामद होना शुरू हो गई। उन आवाजों के मुख्तलिफ गिरोह थे, जैसे ची चा चू की आवाजें ज्यादातर गद्दी के नीचे और पहले पहिए से निकलती थी। खट खड़ खट खड़, इस तरह की जो आवाजें थी वो मडगार्ड से आती थी। चर चरख की जो आवाज थी वो जंजीर और पैंडल से निकलती थी। जंजीर ढीली ढीली थी। मैं जब कभी पैडल पर जोर से पैर मारता था तो जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा हो जाती थी, जिससे कि वो तन जाती थी और चढ़ बोलने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था और इसके अलावा दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने की भी हरकत करता था। लिहाजा सड़क पर जो निशान पड़ जाता था उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जहरीला सांप लहरा कर गया है। मडगार्ड थे तो सही, लेकिन पहियों के ऊपर नहीं थे।
उनका फायदा सिर्फ ये लगता था कि इंसान उत्तर की तरफ सैर करने को निकले और सूरज पश्चिम में गुरूब हो रहा हो तो मडगार्ड की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैच लगा हुआ था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफा लम्हा भर के लिए ऊपर की तरफ उठ जाता था और मेरा सर पीछे की तरफ यूं झटके खा रहा था जैसे कोई बॉक्सर ठोडी के नीचे मुक्के मारे जा रहा है। बाइसिकल के कई और पुर्जे जो अब तक सो रहे थे वो नींद से बेजार हो गए मुझे से। इधर उधर के लोग चौंके। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। खड़ड़ खड़ड़ के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन क्योंकि बाइसिकल अब पहले से तेज थी इसलिए चू चू फट की जो आवाज थी अब वो चचो फट की सूरत इख्तियार कर ली थी। वो बाइसिकल जैसे किसी अफ्रीकी जबान में बोल रही थी। अचानक दो बातें हुई। एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जा तो सामने को रहा था लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाईं तरफ को मुड़ा हुआ था। इसके अलावा बाइसिकल की गद्दी अचानक 6 इंच के करीब नीचे बैठ गई। लिहाजा जब पैडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था तो मेरे घुटने मेरी ठोड़ी तक पहुंच जाते थे। कमर दोहरी होकर बाहर को निकली हुई थी और साथ ही अगले पहिए की अटखेलियों को वजह से बार बार सर झटके खा रहा था। गद्दी का नीचा हो जाना अजहद तकलीफदेह साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको ठीक करा लूं। चुनाचे मैंने बाइसिकल को ठहरा लिया और नीचे उतारा। बाइसिकल के ठहर जाने से यकलख्त जैसे दुनिया में खामोशी सी छा गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं किसी रेल के स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया। जेब से मैंने औजार निकाला, गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को भी ठीक किया और मैं दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी चलने ना पाया था कि अब की हैंडल अचानक नीचे हो गया। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि मैं दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंद रही है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता हुआ जा रहा था। हर शख्स मील भर पहले से ही मुड़ मुड़कर मुझे देखने लगता था। हैंडल तो नीचे हो ही गया था, थोड़ी देर बाद गद्दी भी फिर नीचे हो गई और मैं जमीन के और करीब पहुंच गया। एक लड़के ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से कहा, पापा देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, जैसे मैं कोई करतब दिखा रहा हूं। मैंने उतरकर फिर हैंडल और गद्दी को ऊंचा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनमें से एक ना एक फिर नीचे हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान मेरा हाथ और मेरा जिस्म दोनों ही बुलंदी पर हो बहुत ही कम थे और उनमें भी मैं यही सोचता रहता कि अब की गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल। इसलिए निडर होकर तो नहीं बैठ पा रहा था, बल्कि जिस्म को गद्दी से कदरे ऊपर ही रखता था, लेकिन इससे हैंडल पर इतना बोझ पड़ जाता था कि वो नीचे हो जाता था। जब 2 मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक जैसी बाकायदगी इख्तियार कर ली तो फैसला किया कि अब किसी मिस्त्री से पेंच कसवा लेने चाहिए। इसलिए मैं बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़खड़ से दुकान में जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने बहुत ही कड़ा जी करके कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे बढ़ा। लोहे की एक सलाख उसके हाथ में थी। उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठोक बजाकर देखा। मालूम होता था कि उसने बड़ी तेजी के साथ सब हालात का अंदाजा ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा? मैंने कहा, बड़े बदतमीज हो तुम, देखते नहीं हो कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को जरा सा ऊंचा करके कसवाना है, बस और क्या है। इनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दो और पैसे कितना हुआ वो बताओ। मिस्त्री कहने लगा, मडगार्ड भी ठीक ना करूं? मैंने कहा, हाँ ठीक है कर दो, वो भी कर दो। कहने लगा, अगर आप बाकी चीजें भी ठीक करा लें तो अच्छा होगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है कर दो। बोला, यूं थोड़ी हो पाएगा, 10-15 दिन का काम है, आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए। अच्छा, और पैसे कितने लोगे? पैसे 40 रुपए लगेंगे। बस जी बस, जो काम तुमसे कहा है बस वो कर दो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर से ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने कस तो दिया है लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, बदतमीज कहीं का, 2 आने का पैसा मुफ्त में ले लिया तुमने? बोला, जनाब आपको बाइसिकल भी तो मुफ्त में मिली होगी, या आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना? लल्लू, ये वही बाइसिकल है ना जो पिछले साल मिर्जा साहब यहाँ बेचने के लिए लाए थे? पहचानी तुमने? भाई सदियां गुजर गई लेकिन इस बाइसिकल की खता माफ होने को नहीं आती। मैंने कहा, वाह, अरे मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे और उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल ही नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो बात तो सच है कि उनका लड़का इसी से कॉलेज आता जाता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि मिर्जा साहब खुद भी इसी साइकिल से कॉलेज जाते थे। मेरी तबीयत ये सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई।
मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। इस बाइसिकल को चलाने में ऐसे ऐसे पुठों पर जोर पड़ता था जो आम साइकिलों के चलाने में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए टांगों और कंधों और कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल हो जाता और जुनून की हालत में पहली हरकत में ये करता कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्किद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर मैं एक तवील तकरीर करता और उसके बाद एक चिता जलाता और उसमें खुद जिंदा जलकर मर जाता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाइसिकल को औने पौने दामों में बेचकर जो वसूल हो उसी पर सब्र शुक्र करूं। बला से 10-15 रुपए का नुकसान ही सही, 40 के 40 रुपए तो जाया ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक दुकान आई तो मैं वहां ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जबान को जैसे ताला लग गया था। उम्र भर किसी चीज को बेचने की नौबत ना आई थी, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बहुत सोच विचार और बहुत तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये बाइसिकल है। दुकानदार ने कहा फिर? मैंने कहा लोगे? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा बेच रहा हूं। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजर से देखा कि मुझे यह महसूस हुआ कि मुझ पर वो चोरी का शक कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि इसमें से आदमी कौन है और बाइसिकल कौन है। आखिरकार बोला क्या करेंगे इसको बेचकर? अब भाई ऐसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि कोई इसको लेकर क्या करेगा? बोला हाँ। मैंने कहा इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा अच्छा चढ़ गया फिर? मैंने कहा फिर क्या चलाएगा और क्या करेगा? दुकानदार बोला अच्छा खुदा बख्श जरा यहां आना, ये बाइसिकल बिकने आइए देखना जरा। जिन हजरात का नाम खुदा बख्श था उन्होंने बाइसिकल को दूर से ही यूं देखा जैसे कोई बदबू सूंघ रहे हो। उसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था वो मेरे पास आए और कहने लगे तो आप सचमुच इसे बेच रहे हैं? मैंने कहा तो और क्या, महज आपसे बातचीत का फक्र हासिल करने के लिए मैं घर से ये लेकर आया हूं। कहने लगा तो आप फिर क्या लेंगे? मैंने कहा तुम ही बताओ। कहने लगा सचमुच बताऊं? मैंने कहा बताओ भी कि यूं ही तरसाते रहोगे। बोला 3 रुपए दूंगा इसके। मेरा खून खौल उठा, मेरे हाथ पांव और होठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा ए निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं है, लेकिन तूने अपनी बेहूदगी से, अपनी बदजबानी से इस चीज को जो दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं तुझे कयामत तक माफ नहीं कर सकता। और ये कहकर मैं बाइसिकल पर सवार हुआ और गुस्से में अंधाधुंध पांव चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम ही गया होगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जमीन अचानक उछलकर मुझसे आ लगी है, आसमान मेरे सर से हटकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया है और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली है। होश वापस आए तो मालूम हुआ कि मैं जमीन पर इस आराम से बैठा हूं जैसे बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ है। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से ज्यादातर हंस रहे थे। देखा कि मेरी बाइसिकल का अगला पहिया बिल्कुल अलग से होकर लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा और बाकी बाइसिकल मेरे पास पड़ी है। मैंने फौरन अपने आप को संभाला, जो पहिया अलग हो गया था उसको एक हाथ में उठाया, दूसरे हाथ में बची हुई बाइसिकल को थामा और चल खड़ा हुआ। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल रहा था तो मैंने अपने आप से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है और ये 2 पहिए काहे के लिए ले जा रहे हो? सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा, फिलहाल तुम यहां से चल दो। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा रखो और चलते जाओ। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस किस्म के बेहुदा लोग हर कौम हर मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर क्या हुआ, महज एक हादसा ही तो हुआ। बस दाएं बाएं मत देखो, बस चलते जाओ। लोगों की बदतमीजी की बातें सुनाई दे रही थी। एक आवाज आई, बस करो हजरत, गुस्सा छूट दो। एक दूसरे साहब बोले, बेहया साइकिल, बेहया साइकिल, घर पहुंच के तुझे मजा चखाऊंगा। एक साहब अपने बच्चे की उंगली पकड़े हुए जा रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, देखो बेटा ये सर्कस की बाइसिकल है, इसके दोनों पहिए अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं चलता गया। थोड़ी देर के बाद मैं आबादी से दूर निकल गया। अब मेरी रफ्तार तेज थी, दिल हल्का हो गया था। मैं चलता गया, इतना चला कि दरिया पर जा पहुंचा। पुल के ऊपर खड़े होकर मैंने दोनों पहियों को एक एक करके इस बेपरवाही के साथ दरिया में फेंक दिया जैसे कोई लेटर बॉक्स में खत डालता है। और फिर मैं वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। सबसे पहले तो मैं मिर्जा के घर गया। दरवाजा खटखटाया। मिर्जा बोले, अंदर आ जाओ।
मैंने कहा आप जरा बाहर तशरीफ लाइए, मैं आप जैसे शरीफ आदमी के घर में बिना वजू किए अंदर कैसे आ सकता हूं। बाहर तशरीफ लाए वो, तो मैंने वो औजार उनकी खिदमत में पेश किया जो उन्होंने बाइसिकल के साथ मुफ्त में दिया था, और कहा मिर्जा साहब आप ही इस औजार को रखिए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इससे आजाद हो गया हूं। और इस सब के बाद मैं घर पहुंचा, और घर पहुंचकर मैंने फिर से इल्म कीमिया की उस किताब को पढ़ना शुरू किया जो मैंने एमए में पढ़ी थी। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप मुझे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो शो रेटिंग जरूर दीजिए, इससे ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। आप चाहें तो वहीं पर शो के बारे में कुछ रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। अगले इतवार फिर होगी आपसे मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।